गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे से पढ़ाई चल रही है आपकी सेफ फाउंडेशन की। लास्ट क्लास में अपन ने दो डेफिनेशन देखी थी स्टैटिस्टिक्स की, एंड उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स लेके डिस्कस भी किया था। तो लेट अस मूव फर्दर, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन देखते, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स। तो उसके बारे में आज अपन बात करते हैं, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू विद द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का कहाँ पे कौन से सेक्टर में इंपॉर्टेंस है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स में भी इंपॉर्टेंस है, इवन कुछ टूल्स को हम किचन में भी यूज़ करते हैं, है ना, वो भी हमने डिस्कस किया था। ऐसे अलग अलग सेक्टर में स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूसेज होता है। तो लेट अस सी वन बाय वन। इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सेक्टर में द इकोनॉमिक फिनोमिना लाइक वेल्थ ऑफ कंट्री, commercial development, consumption, etc. can be described, compared and correlated with the help of statistics। कि जैसे वेल्थ ऑफ कंट्री है, कमर्शियल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है अपने कंट्री में, कमोडिटी का कंजम्पशन कैसा है, ये सारी चीज़ें कैन बी डिस्क्राइब, कंपेयर्ड एंड कोरिलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसमें भी स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ होता है। In commerce industry, in commerce and industry, statistics can be used for forecasting, production planning, market research and development, manpower planning, accounting, etc. Now, do you know what do you mean by forecasting? Forecasting क्या होता है? It is nothing but estimating about future कि फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट करना। अभी चाहे कौन सा भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो या सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडिंग कंसर्न हो, उन सब को कभी ना कभी फोरकास्टिंग का यूज़ होता ही है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसका सेल्स कितना होगा आने वाले दिनों में, उसके बारे में उनको फोरकास्टिंग करना पड़ता है। देन उसके हिसाब से जो भी उन्होंने फोरकास्टिंग किया है सेल्स का, उसके हिसाब से उनको प्रोडक्शन प्लानिंग करना पड़ता है। लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तो उनको उनके सप्लाई से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। फिर हिसाब से प्रोडक्शन साइकिल को कितने दिन लगेंगे, एंड उसके हिसाब से फिनिश गुड्स बनने को कितने दिन लगेंगे, देन बाद में वो सेल करेंगे, तो उसके हिसाब से उनको प्रोडक्शन प्लानिंग भी करना पड़ता है। देन मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसमें मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसमें कुछ नए फीचर्स एडअप करना, कुछ नए प्रोडक्टिव यूज़ उसका करना, एंड अलग अलग तरीके से कैसे मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर से फीडबैक लेके अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूवमेंट करते जाना। देन मैन पावर प्लानिंग, ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो प्रोडक्शन करना है, तो अगर 5000 गुड्स बनाना है हमको इस मंथ में, ये महीने में 5000 गुड्स बनाना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वर्क फोर्स लगेगा, और वर्क फोर्स का प्लानिंग करना पड़ेगा। कि प्लानिंग जो है, जैसे 8 आवर्स की ड्यूटी रहती है, तो वो हिसाब से कैसे क्या प्लानिंग करेंगे, कितना वर्क टास्क कैसे कैसे कंप्लीट होते जाएगा, उस सब का प्लानिंग लगेगा। उसके लिए वर्क फोर्स कितना रिक्वायरमेंट रहेगा उसके, तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आती है, मैन पावर प्लानिंग के अंडर भी आती है। एंड देन अकाउंटिंग, हर एक चीज़ का हिसाब किताब मेंटेन करना, कि जैसे प्रोडक्शन हो रहा है तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, देन उसका सेल्स कितना होगा, सेल्स होगा तो अपना इनकम कितना जनरेट होगा, फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर कितने हैं, उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना जनरेट होगा, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसके हिसाब से अलग अलग एनालिसिस करते हैं। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ किया जाता है, तो ये सेक्टर में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन में द ओरिजिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स वॉज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिनेशन, उगम ही फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली होना चाहिए, उसी के लिए स्टैटिस्टिक्स को डेवलप किया गया है, ठीक है। द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डिफेंस, social status, etc. Such information are obtained by collection of data which is a part of statistics, है ना। कि जैसे हर साल जो है गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट रहती है, वो बजट पेश करती है। अब बजट में क्या बताया जाता है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को कितनी सब्सिडी देना है, या एग्रीकल्चर फार्मर्स को कितना उनको हेल्प करना है बाय गिविंग गुड अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाय गिविंग गुड अमाउंट ऑफ लोन तो वो हिसाब से उनको कैसे हेल्प करना है। देन क्रॉप इंश्योरेंस भी आया हुआ है, तो मोदी गवर्नमेंट जो है क्रॉप इंश्योरेंस भी लाए हुए हैं, तो उसका इंश्योरेंस करवाना, उसका प्रीमियम कितना रहेगा। देन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करना, आपको पता होगा नोएडा में वर्ल्ड की बिगेस्ट फैक्ट्री सेटअप की है अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम,
लाइक सैमसंग की जो फैक्ट्री है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट फैक्ट्री है विच गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू द 60,000 एम्प्लॉयज़, है ना। तो दैट इज़ नॉट अ जोक कि 60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी एक फैक्ट्री, बिकॉज इट इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैक्ट्री है। तो इकोनॉमी को कैसे डेवलप करे, कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे, वो भी सोचना पड़ता है। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अपना फॉरेन डिफिसिट कम से कम रहना चाहिए, तो हमारा इंपोर्ट कम से कम होना चाहिए गुड्स का, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो ये सारा आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, फॉरेन डिफिशिएट, करेंसी डिफिशिएट एक्सेट्रा, ये सारा चीज़ आप वहाँ पे भी पढ़ोगे। डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए हम काफ़ी चीज़ें इंडिजिनियस बनाते हैं, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी हमको इंपोर्ट भी करना पड़ती है, तो वो हिसाब से हमको डेवलप करना पड़ता है। एंड सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। अब ये सारी चीज़ें में अलग अलग सेक्टर में पॉलिसीज बनाने के लिए गवर्नमेंट को डेटा की ज़रूरत पड़ती है, और वो डेटा कहाँ से मिलता है? बाय कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि हमने वो डेफिनेशन में भी देखा था, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ कलेक्शन ऑफ डेटा, देन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, देन analysis of data, and then interpretation of data. तो first part is nothing but collection of data which is required by government organizations for forming different policies for different sectors. So यहाँ पे भी statistics का use होता है. Then agriculture sector, a thorough statistical analysis is required for the testing of new fertilizers, improved seeds, irrigation and soil to increase agriculture production. अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? तो आई थिंक आपने सुना होगा सॉइल कार्ड, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट सुना होगा सॉइल कार्ड का। अब सॉइल कार्ड में होता क्या है कि एग्रीकल्चर जो है या अपने जो फार्मर्स है, दे आर बेसिकली इलिटरेट पीपल, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, वो अपना फार्मिंग में इन्वॉल्व रहते, पूरी ज़िंदगी खेती बाड़ी में पूरा इन्वेस्ट कर देते और पूरा अपने को सपोर्ट करते रहते बाय गिविंग फूड, है ना। तो उस केस में उनके अब जैसे खेती बाड़ी करना है तो उस केस में इट इज़ एज पर द जियोग्राफिकल लोकेशन कि कौन से कहाँ पे, जैसे अगर एप्पल है तो एप्पल नागपुर में नहीं उगेंगे, एप्पल कश्मीर में उगेंगे, है ना। आप चाह के भी नागपुर में उसका प्लांटेशन नहीं कर सकते, या चाह के भी आप उसकी क्रॉप्स नहीं ले सकते, बिकॉज वैसा उसको वेदर कंडीशन होना चाहिए। ऑरेंज जैसे है वो नागपुर में ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्शन होता है ऑरेंजेस का, क्यों? बिकॉज यहाँ पे वैसी सॉइल है वो टाइप की जो भी रिक्वायर्ड है, एंड यहाँ पे वैसा एटमॉस्फेयर भी है। अब ये सारा चीज़ें जो है ये फार्मर्स लोगों को प्रॉपर वे में समझा कि उसकी सॉइल की क्वालिटी क्या है, कितने फर्टिलाइजर्स यूज़ करना चाहिए, कैसे इरिगेशन मेथड्स यूज़ करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, वो उसके जो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करती है, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव करता है। तो मोदी गवर्नमेंट कम विद द सॉइल कार्ड। अब ये क्या होता है कि हर एक गाँव में गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे लेबोरेटरी भी है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हर एक शेतकरी ने, हर एक फार्मर ने अपने मिट्टी का एक सैंपल लेके जाना, जो भी खेत की ज़मीन है उसका एक मिट्टी का सॉइल का सैंपल लेके जाना टू दैट लेबोरेटरी, और उसको टेस्टिंग करा लेना। फिर वो लेबोरेटरी के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो फार्मर्स लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि आपने कितना फर्टिलाइजर यूज़ करना है, कितना मेडिसिन यूज़ करना है, कितना वाटर उसको लगेगा, कौन से क्रॉप्स लेने चाहिए, कौन से सीजन में लेने चाहिए, सो दैट उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। अब इन सब में जो सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ होता है, प्रोबेबिलिटी की टेक्निक यूज़ होती है, ये सारा चीज़ उसमें यूज़ होता है, विच आर नथिंग बट स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। अब बैंक का जो है, बैंक का मेन बिजनेस क्या रहता है? डू यू नो बैंक का क्या बिजनेस रहता है? सोचिए बताइए, बैंक का क्या बिजनेस रहता है? आपका शायद अकाउंट भी होगा बैंक में, तो बैंक वालों का बिजनेस क्या होता है? सोचिए थोड़ा, 2 मिनट आपको मैं 2 मिनट देता हूँ। हाँ, सोच लिया? तो बताइए बैंक का बिजनेस क्या रहता है बैंक वालों का? जैसे आपका बैंक में अकाउंट होगा तो आपके बहुत सारे पैसे होंगे बैंक में जमा, पैसे की तो कोई कमी नहीं आपके पास, है ना। क्लियर है क्या? तो क्या क्या मेन बिजनेस रहता है बैंक का? कि जिसको पैसे की ज़रूरत है, उसकी शक्ल पे दिखता पैसे की ज़रूरत है भाई इसको, है ना। ये जो आदमी इसको शक्ल से दिखता कि उसको पैसे की ज़रूरत है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बोरोवर। हम उसको क्या बोलते हैं? बोरोवर। बैंक उसको लोन देता है। क्या देता है? बैंक लोन देता है। अब बैंक खुद पैसा कहाँ से लाएंगी? बैंक खुद पैसा कहाँ से लाएंगी? तो बैंक के पास आप जैसे जो सेठ लोग हैं वो लोग बैंक में पैसा रखते हैं,
वो लोग बैंक में पैसा रखते, उनकी शक्ल से दिखता कि बहुत धनी आदमी है, खुशी रहेगा, बहुत पैसे पड़े बैंक में, है ना। तो आप लोग जो है वो बैंक में डिपॉजिट्स करते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक में इन द फॉर्म ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, थ्रू सेविंग बैंक अकाउंट और थ्रू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, है ना, थ्रू फिक्स्ड डिपॉजिट। तो बैंक के पास पैसा आता है, आप जैसे सेठ लोगों से जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक के पास उतना पैसा आ जाता है और बैंक जो है हम जैसे गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। हमारी शक्ल से दिखता भैया पैसा नहीं इनके पास करके, है ना। तो हम जैसे गरीब लोगों को जब जैसे जरूरत पड़े वैसे बैंक लोन प्रोवाइड करती है। तो ये बैंक का मेन बिजनेस है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जिनको नेसेसिटी है, पैसे नहीं है जिनके पास, उनको बैंक लोन देती है, और जो सेठ लोग हैं आप जैसे, उनसे जो है पैसे बैंक लेती है, यानी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स एंड सेविंग बैंक। एंड फिर बैंक उनको क्या देती है, आप लोगों को क्या देंगी बैंक, इंटरेस्ट। आप लोगों को पे करेंगे बैंक इंटरेस्ट, आप लोगों को बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी, है ना। और इनसे इंस्टॉलमेंट लेगी, जिसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, यानी लोन अमाउंट जितना दिया है, एंड कुछ इंटरेस्ट रहेगा, है ना, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और कुछ इंटरेस्ट रहेगा। तो ऑब्वियस बात है, हमारे जैसे लोगों से जिनको हमको लोन दिया है, तो हमारे पीछे इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएंगी, तो हम वो इंस्टॉलमेंट में कुछ पार्ट प्रिंसिपल अमाउंट करेंगे और कुछ पार्ट इंटरेस्ट करेंगे। आप जैसे सेठ लोगों को बैंक इंटरेस्ट पे करेगी, बिकॉज आपने आपका पैसा बैंक के पास रखा हुआ है इसलिए। तो जनरली सेविंग बैंक अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक अकाउंट पे जनरली 6%, एक तो सेविंग बैंक अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है, 4%, फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 6%, फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 6%, एंड लोन पे जो है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, नियर अबाउट 8% अगर होम लोन है तो, नहीं तो 10% अगर बिजनेस लोन है तो। बिजनेस लोन है तो 10% रहता है ना। तो बीच में की जो मार्जिन है, बीच में जो 4 या 5% की मार्जिन है, 6% इंटरेस्ट बैंक पे करती है आप जैसे सेठ लोगों को जिनके पैसे बैंक में डिपॉजिट है, और हम लोग जो है जिन्होंने बैंक से इंटरेस्ट लिया है, वो बैंक को 8% या 10% से इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बीच में की जो मार्जिन है आइदर 4 या 5% की, 4% की या 5% की, से 5 या 4% की जो भी मार्जिन है उसमें बैंक अपना कमाती है। ये बैंक की मार्जिन होगी, दिस इज मार्जिन ऑफ बैंक, मार्जिन ऑफ बैंक, समझे। तो ये बैंक का कोर बिजनेस रहता है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो बैंक का बिजनेस क्या होता है कि आप जैसे जो सेठ लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो लोग बैंक में पैसा रखते हैं, और हम जैसे जरूरतमंद लोगों को बैंक जो है वो टाइम टू टाइम लोन देती है। पर जनरली बिजनेसमैन को लोन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब उसका बिजनेस टाइम या उसका जो बिजनेस का सीज़न है वो एकदम हाई लेवल पे हो। कि जैसे बारिश के सीज़न में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा चलता है, रेनकोट यानी अम्ब्रेला का। तो बारिश के सीज़न में कोई स्वेटर खरीदता है क्या, नहीं खरीदता है ना। स्वेटर कब खरीदते हैं हम, इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जब विंटर सीजन आ जाता है, तब हम स्वेटर खरीदते हैं। तो कोई कोई बिजनेस का बिजनेस साइकिल रहता है ना, या सीजन भी रहता है बिजनेस का। तो सीजन के हिसाब से उसको तब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तब बहुत ज़्यादा उसको गुड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या अगर ट्रेडिंग कंसर्न हो तो एक जगह से गुड्स खरीद के दूसरी जगह सप्लाई करने के हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो बैंक जो है वो ऐसे सीजनल बिजनेसेस को ढूंढती रहती है। तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। देखिए क्या लिखा है, तो बैंकर्स आर रिक्वायर्ड स्टडिंग बिजनेस साइकिल्स for forecasting seasonal variations in the demand for money from their clients. From their clients means from their customers. फिर से पढ़ता हूँ, bankers required studying business cycles for forecasting seasonal variations in demand for money from their clients. Clients ने उनके customers. तो
उनके जो कस्टमर्स के जो बिजनेस साइकिल्स है उसके हिसाब से उनको क्या क्या सीजनल वेरिएशन आ रहा है, उस केस में उनकी डिमांड कैसी है पैसे की, उसको वो एनालाइज करते, उसको स्टडी करते और उसके हिसाब से जो नीडी बिजनेसमैन है उनको टाइम टू टाइम पैसे प्रोवाइड करते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं। दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो स्टडीज रहती है दीज आर प्योरली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। सिमिलरली इंश्योरेंस सेक्टर्स रिक्वायर स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ लाइफ टेबल्स एंड प्रीमियम रेट्स फॉर देयर बिजनेस। इंश्योरेंस यानी क्या होता है, आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस, ऐसे मरीन इंश्योरेंस, ऐसे अलग अलग प्रकार के काफ़ी इंश्योरेंस रहते हैं। आपने शायद तक कि जो कॉमर्स वाले लोग हैं उन्होंने ट्वेल्थ में पढ़ा भी होगा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो एनीबडी कैन टेल मी इंश्योरेंस यानी क्या रहता है? क्या हम इंश्योरेंस से प्रॉफिट कमा सकते हैं? क्या इंश्योरेंस का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या? बोलिए बोलिए, सोचिए, इंश्योरेंस प्रॉफिट कमाने के लिए क्या? नहीं दोस्तों, इंश्योरेंस किसके लिए? टू कवर योर रिस्क, टू कवर योर लॉस। कि जैसे आपने व्हीकल इंश्योरेंस निकाला, इसका मतलब आपको क्या परमिशन मिलती है क्या किसी को भी गाड़ी ठोक दो? हाँ, परमिशन मिलती है क्या कि आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस निकाला सपोज, इसका मतलब यू आर परमिटेड टू डू द एक्सीडेंट, किसी को जाके गाड़ी ठोक दो, चल जाएगा? नहीं। अगर गलती से एक्सीडेंट होता है, अब एक्सीडेंट क्या जानबूझ के होता है क्या किसी का भी? आप में से कितने लोगों ने जानबूझ के गाड़ी ठोकी है? खैर आप में से तो काफ़ी कम लोग गाड़ी चलाते होंगे, पर जानबूझ के किसी को ठोकिएगा गाड़ी? नहीं ना। तो इंश्योरेंस किस लिए रहता है कि गलती से अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो जो भी लॉस होगा गाड़ी का या पर्सन का कुछ लॉस होगा, कुछ पर्सन को डैमेज होगा या गाड़ी को कुछ डैमेज होगा, तो उसको रिकवर करने के लिए, वो लॉस को रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस जो है वो क्लेम देता है। तो इंश्योरेंस लोगों का बिजनेस क्या रहता है, इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस क्या रहता है कि वो बहुत सारे लोगों से क्लेम लेते हैं इन स्मॉल अमाउंट, है ना, छोटे छोटे अमाउंट में बहुत सारे लोगों से प्रीमियम लेते, सॉरी क्लेम नहीं, प्रीमियम लेते इन स्मॉल अमाउंट। एंड किसी एक का लॉस होता है, अब हर दिन हर एक जन का थोड़ी लॉस होगा, हर दिन हर एक जन एक्सीडेंट करेगा क्या? सब लोग एक ही दिन एक्सीडेंट करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो जिस दिन जिसका एक्सीडेंट होता है, जिसका क्लेम आता है, जिसका कुछ लॉस होता है, तो उसको वेरीफाई करके उसको क्लेम दे देते हैं। तो ये बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस है। वैसे लाइफ इंश्योरेंस कि अगर मैंने मेरी 1 करोड़ की पॉलिसी निकाली, 5 करोड़ की तो निकाल नहीं सकता, मेरी उतनी औकात है ही नहीं, है ना। तो मैं अगर 1 करोड़ की पॉलिसी निकालता हूँ तो मुझे प्रीमियम कितना आएगा? 5,000 रुपये या 8,000 रुपये। एंड उतना मेरे को एनुअली पे करना है, दैट्स इट। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का क्लेम मिलेगा, उनका आगे का जीवन जीने के लिए उसके हिसाब से उनको उतना पैसा मिलेगा, है ना। तो ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस का मतलब। तो टू कवर द रिस्क और टू कवर द लॉस इंश्योरेंस हम निकालते हैं। अब इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उसके टेबल्स बने रहते हैं। वो टेबल्स कौन बनाते हैं? इंसान ही तो बनाते हैं ना, और कोई तो लिख के नहीं देगा। वो टेबल किसके ऊपर बनाते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन बेसिकली मेनी मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। जैसे स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूसेज होता है। जो चार्टर्ड एक्चुरीज रहते हैं, देयर इज़ वन कोर्स कॉल्ड एज चार्टर्ड एक्चुरीज, बहुत बढ़िया कोर्स है, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, पर उसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है एंड थोड़ा टफ कोर्स है वो। लेकिन वो कोर्स होने के बाद देयर आर 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। पर वो कोर्स होने के बाद आपका स्टार्टिंग पैकेज ही 40 लाख से 50 लाख का रहता है। तो अगर आपको मैथ्स एंड स्टैट्स में बहुत इंटरेस्ट रहता हो, यू कैन डू दैट कोर्स ऑल्सो, बट टफ रहता है वो। तो वो लोग जो है चार्टर्ड एक्चुरीज, वो लोग प्रीमियम टेबल्स बनाते हैं। अब प्रीमियम टेबल्स में ऐसा वेरिएशन क्यों होता है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस निकालना है, ठीक है, तो इफ़ आई एम अ फिट पर्सन, मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, तो मेरी मरने की प्रॉबिलिटी कम रहेगी। मेरी मरने की प्रॉबिलिटी कम रहेगी तो मैं ज़्यादा साल प्रीमियम दूंगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो उस केस में मेरा जो प्रीमियम आएगा वो कम आएगा। बट सपोज मुझे डायबिटीज़ भी है, मेरा हार्ट ब्लॉकेज है, बाईपास हो चुका है, किडनी फेल है और बाकी सब मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, तो उस केस में मेरी मरने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती। तो मरने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा बढ़ेंगी यानी मैं कम साल इंश्योरेंस को प्रीमियम पे करूँ पाऊँगा। उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को जल्दी मुझे मेरे फैमिली को क्लेम देना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगी? मेरे से ज़्यादा प्रीमियम लेंगी। तो प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन योर एज। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ, प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन योर एज, डिसीजेस व्हाट यू हैव, उसके ऊपर प्रीमियम्स जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो यू शुड बी वेरी फिट एंड हेल्दी एंड आपने जल्द से जल्द इंश्योरेंस प्रीमियम निकाल लेना चाहिए, सो आपका प्रीमियम जो है वो हमेशा लो रहता है ना, कम से कम आपका प्रीमियम रहता है। अब ऐसा भी नहीं है, प्लीज़ नोट दैट, कि जिस साल आपने प्रीमियम भरा, सपोज आप उस साल मरे नहीं, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी को मांग लो कि अरे मैं तो मरा नहीं, मेरा प्रीमियम वापस दो। ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी का वही तो फ़ायदा है, उनको वही तो फ़ायदा है कि वो प्रीमियम बहुत सारे लोगों से लेते हैं, पर जिसका अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ
या लाइफ इंश्योरेंस का तो कोई मरा नहीं, तो उस केस में उसको प्रीमियम थोड़ी वापस देते, करिए बेटा आपने एक्सीडेंट नहीं किया, लो आपका प्रीमियम वापस, बहुत बढ़िया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वंस प्रीमियम इज पेड इट कैन नॉट बी रिफंडेड, वो वापस रिफंड नहीं होता है। तो वो इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस है। तो उसमें जो प्रीमियम टेबल्स या प्रीमियम रेट्स जो बनाए जाते हैं उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूसेज रहता है, ठीक है। नाउ इन साइंस, द साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेस। आपने भी कभी पहले एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे लेबोरेटरी में। द डेटा सो कलेक्टेड आर यूज्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल्स बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, कि उसमें अलग अलग मेथड्स यूज होती है। अगेन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड यूज होती है, अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं। स्टैटिस्टिक्स हैज़ वाइड इंपॉर्टेंस इन जेनेटिक्स, मेट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। एस्ट्रोनॉमी में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, मेट्रोलॉजी यानी वेदर डिपार्टमेंट में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है फोरकास्टिंग के लिए, मेडिकल साइंस में यूज़ होता है एंड जेनेटिक्स में भी यूज़ होता है। तो साइंस में भी अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ होता है। लास्टली इन एजुकेशन, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मेथड of teaching and examination, it is required to be tested statistically on the basis of aptitude of students and their progress। कि अगर कभी भी एजुकेशन पैटर्न अगर चेंज करना है तो पहले ट्रायल बेसिस पे स्टूडेंट्स को टेस्ट किया जाता है कि उनको ये मेथड प्रॉपर तरीके से फिजिबल रहेगी कि नहीं रहेगी, एंड उसके हिसाब से फिर एजुकेशन में भी चेंज करते हैं। तो उसको टेस्ट करके उसके रिजल्ट जो है वो स्टैटिस्टिकली एनालिसिस किया जाता है उसका, एंड उसके बाद ही उसको अप्लाई किया जाता है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ होता है। सो दीज आर सम मेजर सेक्टर्स इन विच स्टैटिस्टिकल टूल्स कैन बी यूज। कौन से थे? इकोनॉमिक सेक्टर में, देन कॉमर्स में, देन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद बैंक सेक्टर एंड इंश्योरेंस, देन साइंस एंड देन एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा भी स्पोर्ट्स है और अलग अलग चीज़ें हैं, बट कितनी चीज़ें अपन कवर करेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको मेजर सेक्टर्स बताए जिसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स का ओवरऑल यूसेज होता है। क्लियर है सभी को? आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। आपके नोट्स में भी सेम टू सेम दिया हुआ है, ठीक है। मैंने उसका ही रिप्लिका किया है यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, बिकॉज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, इसलिए हो सकता है किसी को नोट्स मिले होंगे, नहीं मिले होंगे, तो कम से कम उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख के बराबर पता चले, ठीक है। नाउ ये हो गया इंपॉर्टेंस की बात। लेट अस डिस्कस सम टेक्निक्स। क्या स्टैटिस्टिकल टेक्निक रहती है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो क्या टेक्निक्स रहती है स्टैटिस्टिक्स में जो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। नाउ वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर्स लाइक एवरेजेस, डिस्पर्शन, skewness, correlation are necessary to bring out the characteristics of the available data। कि एवरेज एन आपको पता है, आप सभी लोग अरिथमेटिक मीन जानते हो, उसके अलावा भी मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। ये अलग अलग प्रकार के एवरेज अलग अलग काइंड ऑफ डेटा में आपको अप्लाई करना पड़ता है और उसके हिसाब से आप आउटपुट निकालते हो। देन डिस्पर्शन है, स्क्यूनेस है, कोरिलेशन है, ये सारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। अब ये सारे इसके आपको चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स है, आपको मैं ऐसे 2 मिनट में आपको नहीं बता सकते ये है, ये वो है ना। या डेफिनेशन भी बताऊंगा, लाइक डिस्पर्शन इट इज़ नथिंग बट स्प्रेडिंग अप ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल टेंडेंसी। या कोरिलेशन स्टेट्स द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ऐसे में कुछ बताऊंगा भी तो आपको एट दिस मोमेंट समझने वाला नहीं है, बिकॉज हमको चैप्टर्स है, तो हम जैसे जैसे हम चैप्टर्स करेंगे तो वैसे वैसे एकदम डिटेल में उसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। देन टाइम सीरीज एनालिसिस आपको लास्ट चैप्टर है, हेल्प्स इन आइसोलेटिंग वेरियस कंपोनेंट्स, दे आर यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग एंड कॉन्सिक्वेंट प्लानिंग। कि टाइम सीरीज एनालिसिस का फोरकास्ट में काफ़ी यूज़ होता है, ये भी अपने को लास्ट चैप्टर है, तब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दीज आर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विच आर यूज इन बिजनेस एक्टिविटीज़। रिग्रेशन एनालिसिस establishes relationship between the production and sales, demand and per capita income, input and output, etc. They are useful for forecasting। वो भी forecasting के लिए यूज होता है। इसके ऊपर भी अपने को चैप्टर है। सैम्पलिंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एंड मार्केट सर्वेस एंड फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स। सैम्पलिंग टेक्निक पहले ये चैप्टर था सीपीटी में, अभी उसको हटा गया है, उसके जगह टाइम सीरीज एनालिसिस आ गया है। तो सैम्पलिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर देता हूँ मैं। सैम्पलिंग यानी क्या, अपने मम्मी लोग ऑलरेडी उसको यूज़ करते हैं अपने किचन में, पर उसको सैम्पलिंग टेक्निक बोलते हैं, दैट वी डोंट नो, या उनको भी शायद पता नहीं होगा, है ना। तो ये अभी कोर्स में तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता है इसके बारे में कि सैम्पलिंग टेक्निक रहता क्या है
कि जैसे आपकी मम्मी ने खीर बनाई, आपकी मम्मी ने खीर बनाई और आपको बोला कि बेटा थोड़ा सा टेस्ट करके देख कि खीर कैसी बनी है, बराबर उसमें शुगर डाला है कि नहीं, बराबर स्वीट बनी है कि नहीं बनी है। तो आप क्या करोगे, आप पूरी खीर पी के देखोगे क्या, पूरी खीर पी लोगे, ऐसा करोगे कि क्या? डेफिनेटली नॉट। आप क्या करोगे, एक स्पून से थोड़े 2-3 स्पून या एक स्पून, एक बड़ा स्पून लेके टी स्पून से आप चख के देखोगे, उसको टेस्ट करके देखोगे और उससे आप पूरे खीर के बारे में ओपिनियन बनाओगे, है ना। थोड़ा सा उसमें से सैंपल निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सा उसमें से सैंपल निकाल रहे हो, उसको चख के देख रहे हो और पूरे खीर के बारे में ओपिनियन बना रहे हो कि वो बराबर स्वीट बनी कि नहीं बनी। दैट इज नथिंग बट आप क्या कर रहे हो, सैंपल देख रहे हो। कि जहाँ पे एग्जामिनेशन इज इन डिस्ट्रक्शन नेचर, अगर हम कोई चीज़ को एग्जामिन करने जाए तो वो ख़त्म ही हो जाए, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उस केस में हमको सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। क्लियर है। एंड कभी कभी क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में भी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे यूनिट्स बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है, यानी हज़ारों के तादाद में, लाखों के तादाद में यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो उस केस में हर एक यूनिट को थोरोली चेक करना पॉसिबल नहीं होता। कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, अब मोबाइल फ़ोन है तो वो कितना थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स में वो प्रोडक्शन होता है। तो उस केस में क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट नाम का डिपार्टमेंट रहता है इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। वो क्या करता है, वो 100 के बैचेस में सपोज मोबाइल फ़ोन्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 100 में से कुछ भी रैंडमली 5-6 मोबाइल वो सिलेक्ट करेंगे, उसमें से थोरोली उसको चेक करेंगे। थोरोली यानी कैसा कि स्मार्टफोन है तो वो टच चल रहा है कि नहीं, देन गर्ल्स के लिए स्पेशली सेल्फी कैमरा चल रहा है कि नहीं, देन सोशल मीडिया अकाउंट्स उसमें वर्क करते कि नहीं, व्हाट्सएप चल रहा है कि नहीं, ब्लूटूथ चल रहा है कि नहीं, ये सारा उसको थोरोली चेक करेंगे। एंड फ्रॉम दैट 5 to 6 सैम्पल्स वो पूरे 100 के बैचेस के लिए ओपिनियन फॉर्म करेंगे। बिकॉज इतने सारे 1000 प्रोडक्ट्स अगर मैन्युफैक्चर हो रहे तो उसको सारे 1000 प्रोडक्ट्स को थरोली चेक करना, इसमें तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें वो सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे फॉर्म ओपिनियन फॉर द होल यूनिट्स, फॉर द ऑल द यूनिट्स, उसके बारे में वो ओपिनियन फॉर्म करते हैं। दैट इज नथिंग बट सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो उसमें और डिटेल में बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं बट अपने कोर्स में नहीं है तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इज यूज टू फाइंड वेदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशन। अभी मैं जो बोल रहा था कि जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रहता है इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, तो वो उसमें भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो मैं अभी बात कर रहा था वो यूज़ करता है टू कंफर्म वेदर दोज गुड्स आर प्रोड्यूस एज पर दी स्टैंडर्ड्स, एज पर दी स्पेसिफिकेशन। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन इन दिस कनेक्शन इज इंडिस्पेंसिबल इन एनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, कोई भी गुड्स हो, उसको तो एक बार कुछ गुड्स को सैंपल बेसिस पे चेक करके ही फिर आगे पास ऑन किया जाता है, उसके सिवाय नहीं चलेगा, है ना। ठीक है। देन फॉर कैलकुलेशन ऑफ mortality rates, vital statistics and demography are useful. These rates and calculation of probabilities of death are used in insurance for determination of premium rates. जैसे मैंने हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में देखा है ताकि इंश्योरेंस सेक्टर्स में क्या होता है कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ्स कंसिडर करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है तो वहाँ का इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ पर्टिकुलर एरिया की कम है तो वहाँ का इंश्योरेंस प्रीमियम कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जापान कंट्री है, सबको पता है जापान। अब जापान में आए दिन अर्थक्वेक आते रहते हैं, कभी सुनामी आती रहती है, कभी कोई ना कोई झंझट होती रहती है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस बहुत महंगा है। पर इंडिया में सुनामी एक आध बार आई है, मुंबई में बार बार नहीं आती, है ना। जो नागपुर में रहते हैं लोग, ना नागपुर में कभी सुनामी आई, ना नागपुर में कभी अर्थक्वेक आया आज तक के, तो इसलिए नागपुर में या इंडिया में ओवरऑल इंश्योरेंस जो है वो सस्ते हैं एज कम्पेयर टू जापानीज, एज कम्पेयर टू जापान कंट्री, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ कहाँ कहाँ पे कैसा है उसके हिसाब से भी इंश्योरेंस के प्रीमियम वेरी होते रहते हैं। इवन फॉर अपॉइंटमेंट पर्सनल इफिशियंसी ऑफ कैंडिडेट्स आर स्टैटिस्टिकली डिटरमाइंड बाय यूजिंग टेस्ट कोर्स। कि जब आप जॉब में जाओगे, जब आपको जॉब में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आपको, तो उस केस में आपका क्या किया जाएगा, पहले रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, उसके हिसाब से आपकी इफिशियंसी देखा जाएगा। तो उसमें भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट कोर्स यूज़ करके आपका इधर जॉब मिलेगा या आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो उसमें भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। देन इंडेक्स नंबर्स are constructed by the use of statistical formula. They are extremely useful in business and commerce and also helpful to government for making economic decisions. इंडेक्स नंबर यानी जैसे आपने शायद तक कि सुना होगा, सेंसेक्स सुना होगा, सेंसेक्स सुना है क्या? तो सेंसेक्स यानी क्या
इट इज़ नथिंग बट सेंसिटिविटी इंडेक्स, कि मार्केट कितना सेंसिटिव है उसका एक इंडेक्स है वो। इसके ऊपर भी हमें चैप्टर है इंडेक्स नंबर के ऊपर, कि जिसमें हम प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालते हैं, देन ग्रुप इंडेक्स निकालते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के इंडेक्सेस हम सीखेंगे उसमें, ठीक है। तो अब सेंसिटिव इंडेक्स यानी क्या है कि मार्केट कितना सेंसिटिव है उसका वो इंडेक्स बताता है। उसके ऊपर से हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, डेली बेसिस पे मार्केट में डिसीजंस लिया जाता है कि मार्केट शेयर्स खरीदना, बेचना, क्या करना, होल्ड करना, कॉल या पुट ऑप्शंस खेलना, ये सारी चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये भी क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल ही है। तो आपको लगे तो झूठ लगेगा तो मैं आपको दिखा देता। दिस इज द इंडेक्स ऑफ योर नोट्स, जिसमें आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन ये पढ़ना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी एवरेजेस एंड डिस्पर्शन, जो अपन ने टेक्निक देखी थी उसको यहाँ पे डिटेल पढ़ना है। कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस ये भी अपने टेक्निक्स में आया था, ये भी हमको डिटेल में पढ़ना है। देन इंडेक्स नंबर्स अभी अभी टेक्निक देखी, वो भी हमको डिटेल में पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो है जो टेक्निक्स में कहाँ कहाँ पे उसके नाम आए थे, तो उसको हमको डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ना है, ठीक है। तो डोंट टेक एनी टेंशन, हो सकता है अपने टेक्निक में से मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं इतना, तो उतना वो समझेगा नहीं कि इंडेक्स नंबर यानी क्या, कोरिलेशन यानी क्या। तो भाई साहब हमको चैप्टर ही है, उसको अपन जैसे जैसे हम चैप्टर डील करते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं, ठीक है। सो दीज आर वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन अवर कोर्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस एक्टिविटीज़। ये सारे कॉमनली बिजनेस एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। इज इट ओके विथ यू? क्लियर है सभी को? पक्का? ठीक है। नाउ ये हो गया टेक्निक्स के बारे में। देन देयर आर सर्टन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कुछ कुछ लिमिटेशंस है। अब क्या लिमिटेशंस है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अब हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस या मेरिट्स रहते, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस या डीमेरिट्स रहते। चलिए देखते क्या क्या लिमिटेशंस है स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिकल मेथड्स कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन दोज डेटा विच कैन बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में रहता है। क्वांटिटेटिव फॉर्म यानी क्या, कि ऐसा डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है ना, ऐसा डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसके ऊपर ही स्टैटिस्टिकल टेक्निक या स्टैटिस्टिकल टूल्स कैन बी अप्लाइड। जो क्वालिटेटिव फॉर्म में डेटा है, क्वालिटीज यानी समझते हो कौन सी क्वालिटीज रहती है। क्वालिटीज यानी कौन सी, कि जैसे ब्यूटी है क्वालिटी है, इंटेलिजेंस है, ऑनेस्टी है, दीज आर ऑल क्वालिटीज। तो मैं ऐसा बोल सकता है कि ये जो राहुल है, राहुल गांधी नहीं, ये जो राहुल है उसमें उसमें 15 kg ऑनेस्टी है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? नहीं। कैन यू मेजर ऑनेस्टी? आप ऑनेस्टी को मेजर कर सकते हो क्या? नहीं ना, मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। ये जो कल्याणी है उसमें 30 किलो ब्यूटी है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? कल्याणी में 30 kg ब्यूटी है करके? डेफिनेटली ऐसा बोल नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज आप उसको मेजर नहीं कर सकते। दीज आर ऑल क्वालिटीज। तो ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, दीज आर ऑल क्वालिटीज, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो बिकॉज ऑफ दैट स्टैटिस्टिकल मेथड्स कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा। ऐसा डेटा जो नंबर्स में, न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया है, उसके ऊपर ही हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद ग्रुप और एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स रादर देन इंडिविजुअल्स, कि जैसे यहाँ पे एक जन का एवरेज मार्क्स दिया है, एक जन के थोड़े एवरेज मार्क्स निकलते, एक जन के मार्क्स दिए, ठीक है ना। जैसे राम के स्कोर दिया है, राम का स्कोर दिया है 80 आउट ऑफ 100। अब ये 80 का कुछ एवरेज अगर निकाल सकते हो आप, इट इज़ अ इंडिविजुअल आइटम, सिंगल वैल्यू है, उसका कुछ एवरेज अगर निकाल सकते हो? नहीं, कुछ भी फायदे का नहीं है उसके ऊपर, आप कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए बोला गया है कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद ग्रुप और एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स रादर देन इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर कुछ मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमको 3-4 वैल्यूज़ या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ चाहिए, सो दैट हम स्टैटिस्टिकल टूल्स या स्टैटिस्टिकल मेथड्स कैन बी अप्लाइड ऑन दोज। सो दैट इज द लिमिटेशन। Then sometimes statistical results may lead to false conclusion without proper context. ऐसा कैसा बोले? Sometimes statistical results may lead to false conclusion without proper context. ऐसा कैसा? चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। कि आपको पता होगा सपोज एक्स एकेडमी है,
और वाई एकेडमी है, एक एक्स एकेडमी एक वाई एकेडमी है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट 100% और इसका रिजल्ट 60%। तो आप कौन सी एकेडमी ज्वाइन करोगे बताओ ब्रो? एक एक्स एकेडमी है एक वाई एकेडमी है। एक्स एकेडमी का रिजल्ट है 100%, वाई एकेडमी का रिजल्ट है 60%। तो आप कौन सी एकेडमी ज्वाइन करोगे? ऑब्वियसली सबने आंसर दिया होगा कि एक्स एकेडमी हम ज्वाइन करेंगे बिकॉज उसका रिजल्ट 100% है। वेरी गुड, वेरी नाइस। 100% रिजल्ट देना बहुत डिफिकल्ट रहता है, दैट टू इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज का कोचिंग कर रहा है उसमें 100% रिजल्ट आना इज़ वेरी मच डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो आप लोग डेफिनेटली बोलोगे कि नहीं हम एक्स एकेडमी ज्वाइन करेंगे बिकॉज उसका तो 100% रिजल्ट है डेफिनेटली। बट आप में से कुछ होशियार लोग रहते हैं, वो जरा एनालिटिकल माइंड से रहते हैं कि वो भी वही सोचते हैं कि यार प्रोफेशनल कोर्सेज में 100% रिजल्ट कैसे क्या ला सकती है ना। तो उन्होंने वो एकेडमी में जाके तो पूछा कि भाई आपके यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। तो उनको पता चला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे थे 2 और यहाँ पे थे 400, है ना। क्या एक्स एकेडमी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 2 एंड वाई एकेडमी थे 400। तो 5 स्टूडेंट्स कितने हो गए? 100% रिजल्ट है ना, 2 लगे और यहाँ पे 240, 60% है ना। तो 240 पास हुए वाई एकेडमी के स्टूडेंट्स। अब बताओ मुझे, अब आप कौन से एकेडमी ज्वाइन करना चाहोगे? डेफिनेटली सबका आंसर आया होगा वाई एकेडमी। क्यों भैया, जाओ ना एक्स में, है ना। है ना, सब अब बोल रहे होंगे नहीं हम वाई एकेडमी ज्वाइन करेंगे बिकॉज 400 में से 240 पास हुए, यहाँ पे तो 2 में से 2 पास हुए। तो भैया एक्स एकेडमी का झूठ बोला क्या? नहीं, उन्होंने उनके ड्राइंग रूम में, घर के ड्राइंग रूम में पढ़ाया ना, 2 स्टूडेंट्स आए, दोनों को पढ़ाया, दोनों पास हुए, बहुत बड़ा होर्डिंग लगा दिया उन्होंने 100% रिजल्ट, बहुत बड़ा होर्डिंग लगा दिया और उस पर लिख दिया 100% रिजल्ट। तो झूठ थोड़ी बोल रहे, आपके उनके केस फाइल करेंगे आपने झूठ बोला। डेफिनेटली उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स आए थे, 2 स्टूडेंट पास हुए, इसलिए हमारा 100% रिजल्ट है। वाई एकेडमी झूठ नहीं बोल रही है, 400 स्टूडेंट आए थे, उसमें से 60% रिजल्ट लगा, 240 पास हुए। बट आपका डिसीजन बदल गया, आपने पहले एक्स एकेडमी सिलेक्ट किया था, अभी आपने वाई एकेडमी सिलेक्ट किया। क्यों ऐसा? जब आपने मोर इन्वेस्टिगेट किया तो आपको ध्यान में आया कि अरे ये 2 स्टूडेंट ही थे यहाँ पे सपोज 2 का अगर 1 स्टूडेंट भी हो जाता है तो रिजल्ट 50% हो जाएगा एक्स एकेडमी का, और यहाँ पे एक आधा कम भी हो जाता है, 239 भी हो जाता है, तो इतना परसेंटेज में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे बात को? तो इसको जो बोलते हैं, ये जो डेटा है, दिस डेटा इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेटा। कौन सा डेटा बोलते हैं इसको? रिलेटिव। ये बाद में भी आने वाला है रेफरेंस इसका, ठीक है ना दोस्तों। एक ध्यान देना, मैं यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स ले रहा हूँ ये सभी काम की है, इन फ्यूचर कहाँ ना कहाँ उसका रेफरेंस आने वाला है, ठीक है ना। तो आप देखते समय एग्जांपल्स को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। ये आगे रेफरेंस में आने वाला है। मैं कोई भी फालतू बात नहीं करता, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्पल कहाँ ना कहाँ लिंक किया हुआ है, तो इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डेटा है उसको बोला जाता है रिलेटिव डेटा, और ये जो डेटा है उसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट डेटा। एब्सोल्यूट डेटा इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट डेटा। तो एक हो गया रिलेटिव डेटा और एक हो गया एब्सोल्यूट डेटा। तो जहाँ कहाँ पे भी रिलेटिव डेटा आता है, दैट मीन्स यू नीड टू डू मोर इन्वेस्टिगेशन, आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज दैट मे बी सम डेंजरस और दैट मे लीड टू फॉल्स कंक्लूजन। आपको आपका डिसीजंस लेने में वो गलत कर दे, ऐसा हो सकता है, ऐसा वो रिलेटिव डेटा हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि समटाइम्स स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में लीड टू फॉल्स कंक्लूजन विदाउट प्रॉपर कंटेक्स्ट। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया कि समटाइम्स स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में लीड टू फॉल्स कंक्लूजन विदाउट प्रॉपर कंटेक्स्ट, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके। देन स्टैटिस्टिक्स गिव्स अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स। इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही देता है, बट स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। ऐसा क्यों? तो बहुत जगह अजम्पशंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो उसको भी मैं बताऊंगा क्यों अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा।
स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन डज नॉट रिवील द एंटायर फिनोमिना, कि पूरा फिनोमिना के बारे में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बताता नहीं है। जैसे आपकी बैच है तो आपके बैच का एवरेज स्कोर, आपके बैच का एवरेज स्कोर जो है वो सपोज 70 आता है, तो इसका मतलब राहुल को कितने मार्क्स मिले हम बता सकते हैं क्या? आपके बैच में राहुल नाम का लड़का है, तो आपके बैच का जो एवरेज स्कोर है वो 70 आया है, तो राहुल को कितने मार्क्स मिले हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। क्यों? बिकॉज ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद उसके ऊपर से हम एंटायर फिनोमिना, पूरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन या इंडिविजुअल आइटम के बारे में इन द डेटा, इंडिविजुअल आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। दैट इज द लिमिटेशन। सिक्स्थ, an expert knowledge is required to interpretations of statistical data, otherwise results may be false। अपन ने पहले वो इंटरप्रिटेशन किया था, याद है कि आपको टेस्ट को टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 लेके एक एक्सेल शीट में इंटरप्रिटेशन किया था। तो उसके लिए आपको अगर सही प्रकार से इंटरप्रिटेशन करना है और करेक्टिव एक्शंस लेने हैं तो उसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज लगता है। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन ही गलत हो गए तो ऑब्वियसली आपके जो फ्यूचर डिसीजंस रहेंगे वो गलत हो जाएंगे। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि अगर स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को अगर आपको इंटरप्रेट करना है तो डेफिनेटली यू रिक्वायर्ड एक्सपर्ट नॉलेज। नेक्स्ट, statistics deals with aggregate and an individual to a statistician has no significance except the fact that it is a part of the aggregate। कि एक जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो एक ग्रुप की पर्टिकुलर पार्ट है, उसके सिवा स्टैटिस्टिशियन को उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। दैट इज वाई स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द एग्रीगेट। ठीक है। Then statistics is concerned with quantitative data. However, qualitative data also can be converted into quantitative data by providing a numerical description to the corresponding qualitative data। कभी कभी हम qualitative data को भी quantitative form में convert कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? By giving ranking। कि आपका रहता ना कि मेरे को ये एकदम फर्स्ट प्रिफरेबल, जैसे कलर है, आप व्हीकल खरीदने गए हो, आप एक कोई आपकी मनपसंद कार खरीदने गए हो, है ना, कौन सी कार खरीदना है? चलो होंडा सिटी खरीद लेते हैं। आप में से कुछ लोग बोले होंगे लैम्बोर्गिनी, फेरारी। बेटा अपने को पहले उसकी स्पेलिंग आना चाहिए, बाद में खरीदेंगे। ठीक है, तो फिलहाल होंडा सिटी, ठीक है ना, फिलहाल होंडा सिटी। तो होंडा सिटी खरीदने गए हम, तो उसमें आपको कलर प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो आप उसमें रैंकिंग को, सपोज वेटिंग चालू है, बहुत न्यू होंडा सिटी अभी लॉन्च हुई तो बहुत वेटिंग चालू है, तो उसमें आपको कलर प्रेफरेंस देना पड़ता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू रेड सपोज, देन सेकंड प्रेफरेंस इज गिवन टू ब्लू, थर्ड प्रेफरेंस इज गिवन टू व्हाइट। तो आपने क्या किया? अब एक कलर है तो उसका आप क्या ये कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में कर सकते हैं क्या? नहीं, पर उसका आपने रैंकिंग किया है। तो हम क्वालिटेटिव डेटा को रैंकिंग करके उसके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा सकते हैं। जैसे हम कोरिलेशन के पार्ट में स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आपको ध्यान में आएगा कि उसमें हम रैंकिंग करके कोरिलेशन हम उसमें से निकाल सकते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो वहां पे हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज कर सकते हैं। Then future projections of sales, production, price and quantity etc. are possible under a specific set of conditions. If any of these conditions is violated, projections are likely to be inaccurate। कि जैसे फ्यूचर सेल्स हमने कुछ डिसाइड किया है, उसके ऊपर हम उसके प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। अगर हमने सेल्स की फिगर ही गलत सेल की फिगर ही गलत प्रोजेक्ट कर ली, गलत फोरकास्ट कर ली, तो उसके हिसाब से उसके जो फॉलोइंग कैलकुलेशन है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल परचेज या प्रोडक्शन प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, वो सारा गलत हो जाएगा। तो अगर एक भी कंडीशन वॉलेट हो जाती है तो उसके जो फॉलोइंग कंडीशंस है वो सारे गलत होने के चांसेस इसमें रहते हैं। तो आपने जो भी प्रोजेक्शंस करना है वो या जो भी फोरकास्टिंग करना है वो एकदम ध्यान से, बहुत परफेक्टली एंड एक्यूरेटली करना चाहिए, बहुत केयरफुली करना चाहिए। अगर आपका फोरकास्टिंग थोड़ा सा भी गलत हो जाता है तो जो फॉलोइंग कंडीशंस है या जो फॉलोइंग कैलकुलेशंस है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फोरकास्टिंग, वो सारे गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशंस। कोई बात नहीं, हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंस रहते हैं, हर एक चीज़ के लिमिटेशंस रहते हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, प्लस प्रॉपरली हमको हमारा इंटरप्रिटेशंस करना पड़ता है। ठीक है, आई होप दीज आर क्लियर विथ यू, पक्का। सो दिस वॉज रिगार्डिंग लिटिल बिट थ्योरी पोर्शन जो अपन ने अभी कवर किया है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस देखा, लिमिटेशंस देखा है एंड कुछ टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या रहते वो भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो आज मैं ये यहाँ पे ही रुकता हूँ। कल से अपन टाइप्स ऑफ डेटा, नेचर ऑफ डेटा, जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है जो प्रैक्टिकल वे में आता है, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विथ नेचर ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंड डेटा, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के बाय बाय, टेक केयर एंड वापस से अपन
नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।